नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। SC ST रिजर्वेशन से क्रीमी लेयर बाहर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर सवाल है और सीधे डिबेट पर आते हैं, क्योंकि आज हमारे पास मेहमानों की लंबी लिस्ट है, इसलिए सबको समय मिलना चाहिए और हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा, आपका भी होगा। चलिए तो एक सीधे हम बहस पर लौटते हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता LJPR से हमारे साथ हैं, पूजा एन शर्मा, प्रवक्ता JDU से हमारे साथ हैं, स्वारिका पासवान, प्रवक्ता RJD से, और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं, और राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ आज मौजूद हैं। एक एक कर सबसे पहले एक टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं सीधे डिबेट पर। राजेश राठौर, आपसे ही शुरू करते हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ये जो आज बात चली और जो निर्णय सामने आया है, क्या कहना होगा? पार्टी लाइन आपकी क्या है? देखिए विवेक जी, लगातार उस समय से सभी चैनलों पे डिबेट चल रहा है, लेकिन एक बात उस सब डिबेट में स्पष्ट हुआ है कि जो बातें लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं और कह रहे थे कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, कि उस जातिगत जनगणना से ये स्पष्ट होगा कि किस वर्ग के कौन सा लोग किस पौदान पे है। उसी की एक अगली कड़ी आज सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। तो मुझे मानता हूं कि राहुल गांधी जी का प्रयास आने वाले दिनों में सफल होगा, क्योंकि बिहार में भी एक कदम सफल हुआ। बिहार में जब कांग्रेस पार्टी, RJD, नीतीश कुमार जी, यहां तक कि आंशिक रूप से ही सही भाजपा का भी सहयोग प्रारंभिक दिनों में रहा कि बिहार में जातिगत सर्वे हो, उसमें ये तय हो और जाने लोग बिहार में किस जाति की क्या हालात है, उसी के आधार पर आरक्षण का दायरा 65% बढ़ाया गया। अगर नीतीश कुमार चाहते तो भाजपा में जाके उसको 9वें सूची में शामिल करा के उसको कोर्ट के पेंडिंग में नहीं डाल सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार की मंशा आज भी साफ नहीं है। अगर वो चाहते तो कहां बिहार में जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वे की बात लगातार करते रहे, इस पर हम आपसे भी बात करते हैं। अगर उनका मन साफ होता, देश में उनकी सरकार है, सरकार से आग्रह करना चाहिए कि आप बताइए कि जातिगत जनगणना कब कराएंगे, ताकि उसमें पता चले कि किस वर्ग की शैक्षणिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उस अब तक जो आरक्षण मिला है उसका लाभ कहां तक लोगों को मिल पाया है। तो उसी की एक बड़ी कड़ी आप ऐसा मान सकते हैं, आप मानते हैं कि क्रीमी लेयर को बाहर होना चाहिए, जिन्होंने इस प्रकार फैसला, जिन्होंने फायदा ले लिया, जो आगे बढ़ के निकल गए, जो उस लेवल को पार कर गए, क्रीमी लेयर के दायरे को पार कर गए, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब ठीक है, अब आप मुख्य धारा में आ गए, जो बाकी बचे हैं उन्हें अब आगे कीजिए? तो इसके पक्षधर हैं, इस फैसले के पक्षधर हैं आप? मैं विवेक की जो बात कह रहा हूं उसकी अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन हम जब जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप हालात क्या है समाज में। हाँ, सवाल ये है कि जो फैसला सामने है, क्या आप इसके पक्ष में हैं? क्रीमी लेयर बाहर होना चाहिए? विवेक जी, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा तब तक आर्थिक और शैक्षणिक हालात समाज का नहीं बदलेगा, और उसी से पता चलेगा कि देश समाज को अब तक आरक्षण का लाभ कहां कहां हुआ है और किन किन लोगों को हुआ है और कौन कौन लोग बच गए हैं। और इसमें जरूरत है कि सभी दल के, सभी दल के राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, सांसद हैं, बड़े नेता हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आए और समाज के हर वर्गों के समुचित उत्थान की बात करें। ठीक है, हमने इसमें वाला सवाल पूछा था, आपने इसका थोड़ा सा अलग से दीर्घोत्तरीय टाइप से दे दिया। हाँ, प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता LJPR से। प्रोफेसर विनीत, कांग्रेस इस बात को लेकर अभी फिलहाल यस और नो की मुद्रा में नहीं है। उनका कहना है कि हमने जहां से शुरुआत की थी, जहां तक हम आगे निकले, अगर ये कर दिया जाएगा तो इसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ये वो का मतलब आप भी समझ पा रहे हैं, बिहार की जनता भी समझ पा रही है। प्रोफेसर विनीत सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए, कांग्रेस एट द आउटसेट ये बड़ी कंफ्यूज पार्टी है। ये बात करेंगे जातीय गणना की और जब उनसे जाति पूछा जाएगा तो ये लाल पीला होने लगते हैं। मुझे लगता है कि 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग था उसको पलट के जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फरमान जारी किया, आदेश जारी किया है, उसका स्वागत होना चाहिए। स्वागत इसलिए होना चाहिए क्योंकि सर्वेक्षण के अनुसार से ऐसी बहुत सी
जातियां हैं जो कि आरक्षण का लाभ लेने में असक्षम हो जाती हैं, उनको नहीं मिल पाता है और कुछ जातियों को ही मिलता है। तो इस चीज के लिए हमें लगता है कि यह जरूरी था। अब बात आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस अगर इतनी ही जातीय गणना के पक्ष में थी तो अभी भी विवेक भाई कर्नाटका का जातीय गणना का रिपोर्ट नहीं आया है। तेलंगाना में सरकार बने फरवरी में हो गया था और वहां पे 150 करोड़ का आवंटन हुआ था, पर उस पर क्या हुआ अब तक नहीं आ रहा है। 2011 में जब यूपीए सरकार पार्ट 2 जब केंद्र में सरकार में थी तब उन्होंने कास्ट सर्वे कराया था, पर अब तक उसका आरक्षण उसका अब तक रिजल्ट नहीं आया है। तो ये कथनी में और करनी में बड़ा फर्क है। क्या है विवेक भाई की मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये इतने ही सक्षम होते तो ये खुद करवा के 9वीं सूची में डाल देते। अब मैं 30 सेकंड लूंगा कि 9वीं सूची में प्रावधान क्या है। 9वीं सूची में जो भी आप बिल डालते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल टाइट प्रूफ है या वाटर प्रूफ है। केशव नंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के अंतर्गत एक रूलिंग आई थी 1973 के बाद कि कोई भी बिल अगर 9th शेड्यूल में पड़ता भी है लेकिन वो मौलिक अधिकारों का अगर हनन करता है, आर्टिकल 14, 15 या 21 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। और यह बात कहने की नहीं है कि एनडीए का हर घटक दल बिहार में कम से कम जातीय गणना के पक्ष में था और हमारे नेता चिराग पासवान ने भी सहयोग दिया था, हमारी पार्टी ने भी सहयोग दिया था। लेकिन जब केस सब जुडिस हो जाएगा तो सरकार उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती है। मन को हल्कान मत कीजिए, मन को पाक साफ रखिए। और आखिरी में 2 लाइनें दुष्यंत कुमार, जो इन लोगों के लिए लागू होता है वो कहना जरूरी है। दुष्यंत कुमार के 2 लाइनों को मैंने थोड़ा बदल दिया है कि इनका मकसद है केवल हंगामा खड़ा करना, ये कोई कोशिश नहीं करते हैं देश या प्रदेश की सूरत बदले। तो मुद्दा विहीन राजनीति करने वाले विपक्ष है। दुष्यंत कुमार जी की पूरी बात को बैक गियर में ही आपने खींच दिया। राजेश राठौर जरा बताइए, ये जो चीजें जितने बातों का हवाला किया जा रहा है, मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आपको 30 सेकंड का और वक्त देंगे सिर्फ प्रोफेसर विनीत की बात को काटने के लिए या फिर बस उस बात पर अपनी रिएक्शन के लिए। बहुत धन्यवाद आपको 30 सेकंड के लिए। मेरी 2 बातें हैं। एक, दोनों एनडीए के हमारे साथी हैं, खासकर एक जेडीयू से हैं और लगातार 9 बार मुख्यमंत्री बने, 20 साल से 19 साल से सत्ता में हैं और जातिगत जनगणना की बड़ा होड़ नीतीश कुमार कराए थे। तो बिहार में जो जातिगत जनगणना या सर्वे सही था या सही है, तो फिर देश में क्यों नहीं, देश में मुंह खोल क्यों नहीं रहे हैं तब, जबकि नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी दोनों केंद्र में सीधे सत्ता में हैं। इनके दोनों सहयोग से वो सरकार चल रहा है। अगर आज समर्थन वापस ले ले तो नरेंद्र मोदी न चाह के भी सरकार को बचा नहीं पाएंगे किसी सूरत में। तो क्या जो बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है, सरकार बनी है, आप लोग बस एक ही बात में लगे पड़े हैं कि ये दोनों खींच लें बस सरकार गिर जाए। अरे भाई सरकार बनी रहेगी, डेवलपमेंट नहीं, ये अपने मुद्दे इनके अलग क्या होते हैं। जब बिहार में वोट होता है, जब देश की बात आती है तो बात खत्म हो जाती है। नीतीश कुमार भी तो ही कर रहे थे, दलित महादलित किया था, उसमें तो यही था ना कि जो सबसे अधिक कमजोर है उसे ऊपर उठाना है। कुमार जी कुर्सी कुमार हो सकते हैं, राहुल गांधी कुर्सी कुमार नहीं है, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद कई बार त्यागा है। या जरूरत है कि देश के वंचित अति पिछड़े अधिकार के मेन फ्रेम में कहा नीतीश कुमार की मंशा क्या है? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना नहीं बनना मायने नहीं रखता, छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी है कि मजबूत करना, दलित को मजबूत करना, पिछड़ों को मजबूत करना, वंचितों को मजबूत करना, इसके लिए जरूरी है कि जेडीयू भी सामने आती है। और पूजा शर्मा में जरा बताइए, प्रवक्ता जेडीयू से हैं, पूजा शर्मा ही बोल रहा हूं, एन शर्मा थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। पूजा शर्मा में जरा ये बताइए कि ये कैसे इसको कैसे आप डिफाइन कर पा रही हैं। और जैसा कि हमने एक आपकी तरफ से एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि ये कोशिश तो ही थी कि किस तरह से हम डिवीजन करेंगे और जो लोग कमजोर हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उन्हें मुख्यधारा में हम जोड़ेंगे, लेकिन क्रीमी लेयर बाहर होना चाहिए। सीधा सवाल है, सीधा उत्तर क्या है इसका? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो हम लोग स्वागत करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन लिया है कोटा विद इन कोटा का, और यही चीज तो है जो माननीय नीतीश कुमार जी ने भी किया था। ये विपक्ष जो बार बार बोलती है कि हम मांग करते हैं कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि शायद लगता है ये लोग भूल चुके हैं
कि ये जो जाति आधारित गणना का जो विषय है और ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटा विद इन कोटा की जो बात की है, ये तो बहुत पहले से हमारी मुंगेरी लाल कमीशन जब वो आई थी, ये 1978 की मैं बात कर रही हूँ, और उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, उन्होंने उसी समय कोटा विद इन कोटा का जो ये है उसको उस समय उन्होंने लाया था। और यहां भी मैं बताना चाहूंगी कि 2005 में भी जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उस समय कैबिनेट ने, विधानसभा ने, विधान परिषद ने, इन सारे लोगों ने संयुक्त फैसला लिया था इसके बारे में। और उस समय तो ना तो कांग्रेस ने, ना तो कम्युनिस्ट पार्टी ना तो किसी ने भी इसके बारे में कोई अपने तरफ से विपक्ष का इसका तो रोल नहीं अदा किया था। तो आज ये लोग बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि हम जो है वो जाति आधारित गणना की मांग करते हैं। लेकिन ये तो विषय है ही नहीं। ये तो खोखली मांग करते बिल्कुल हैं। सिंपल है, सपाट है कि क्या SC ST रिजर्वेशन से क्रीमी लेयर बाहर होना चाहिए? क्या आप इसके पक्षधर हैं? सीधा है सवाल। देखिए, हम लोग भी यही अभी बोल रहे हैं कि इसके बारे में और भी अच्छे से सर्वे होना चाहिए, और भी अच्छे से डिटेल्ड सर्वे करनी चाहिए, और उसके बाद पता लगाना चाहिए कि कितने जो है वो वंचित रह गए हैं इस चीजों में और कितने लोगों को इसका फायदा हुआ है। LJP और RV उसके बाद इस चीज के डिसीजन पे हम प्रोफेसर लोग वीरेंद्र सिंह या पहुंचे। फिर इस पूरी पार्टी को हम काफी हिम्मती कहते हैं। आज बीजेपी को भी हमने बुलाया था। बीजेपी अगर टीम में अगर इसमें शामिल होती तो बहुत अच्छा रहता। नहीं आए हैं, चलिए छोड़ देते हैं। सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, आप अपनी बात रखिए आरजेडी से। देखिए विनीत जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि 341 आर्टिकल कहता है कि आप अनुसूचित जाति की सूची में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो मैं तो इसका पुरजोर विरोध करती हूँ, क्योंकि इस तरह से आप अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच में एक गहरी खाई तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी आपने कहा था कि बिहार में पहले भी नीतीश कुमार जी ने दलित, महादलित को 2 श्रेणियों में बांटने की कोशिश की थी। तो इस तरह का इस्तेमाल जो है राजनीतिक पार्टियां जो है ना, वो राजनीति रोटी सेकने के लिए करेंगे। और बिहार एक जाता जाता उदाहरण है। अभी हमारे विनीत जी कह रहे थे कि फरमान, सुप्रीम कोर्ट का फरमान, साहब ये फरमान नहीं है। फरमान शब्द का उपयोग अपने आप में गलत है, तो वो शब्दों का आप वापस कीजिए। हमारी बहन बैठी हुई है, कह रही है बार बार कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो जाति आधारित गणना उन्होंने शुरू की थी। बिल्कुल हम मानते हैं शुरू की थी, तो रोक क्यों दी उन्होंने? आज तो वो सरकार के अहम हिस्सा है, तो क्यों नहीं वो बोल पा रहे हैं? आप बिना जाति आधारित गणना के आप कैसे ये तय करेंगे कि किस जाति की स्थिति क्या है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार आरक्षण का मिला है वो कहीं से भी आर्थिक रूप से नहीं मिला है। वो जातियां जो सालों से, वर्षों से उपेक्षित रही हैं, भेदभाव का शिकार रही हैं, क्या वो जातियां आज बराबर हो गई है? अगर मैं खास करके विरोध चुके हैं यहाँ पे तो जातियों की बात है सारिका जी, लेकिन ये है कि जो पहलवान हो गए हैं तो ठीक है, अब जो पहलवान होकर मुख्य धारा पर बाइक चला रहे हैं चलाने दीजिए। अब जो कमजोर हैं, जो बाइक का स्टैंड भी नहीं लगा पा रहे हैं, अब तो उन्हें मजबूती देने की बात है ना। तो ऐसी स्थिति में जो क्रीमी लेयर हो चुके हैं, क्या उन्हें बाहर होना चाहिए? नहीं, वही तो मैं कह रही हूं ना कि विवेक जी, देखिए इसमें अभी आपने देखा होगा कि जस्टिस गवई ने कहा है कि क्रीमी लेयर को चिन्हित करके आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। लेकिन आप ये तो सोचिए ना कि आप चिन्हित कहां से कर रहे हैं? आप अनुसूचित जाति और जनजाति के ही लोगों के बीच से आप चिन्हित कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कुछ लोग जो आज सूट बूट पहनकर आपके बगल में किसी जाति से आते हैं, खड़े हो गए, और आप ये कहें कि ये जाति तो बिल्कुल आज हमारे बराबरी में हो गई क्योंकि सूट बूट पहन के हमारे बगल में खड़ी है, तो क्या उस पूरी संपूर्ण जाति पे आप उनको आरक्षण से बाहर कर देंगे? नहीं, ये कहीं से भी जस्टिफाइंग नहीं है। आधार क्या है? सबसे बड़ी बात है आधार क्या है, किन आधार पे आप चिन्हित करेंगे, चयनित करेंगे कौन जातियां आज कमजोर है, कौन आज समृद्ध है, और किसे इससे बाहर करना चाहिए। इसलिए मैं इसकी बिल्कुल ही पक्षधार नहीं हूं। और बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो हमारी पार्टी हमेशा से मांग कर रही है, हमारी महागठबंधन ये मांग करे कि जाति आधारित गणना जो है पूरे भारत में होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर संपूर्ण जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का एक रिकॉर्ड, एक डेटा जो है गवर्नमेंट के पास होगी, तो मुझे लगता है तभी भारत सरकार या राज्य सरकार जो है ना इस निर्णय लेने की स्थिति में होंगी कि कौन जातियां किस स्थिति में है। तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी हमारे सुप्रीम कोर्ट से, हमारी भारत सरकार से कि इस तरह के फैसले जो हैं निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और जनजातियों को कमजोर करने वाले फैसले होंगे। इसलिए इसको पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि एक या 2 व्यक्तियों के आधार पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बड़े अहम फैसले लेने चाहिए। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और 8:11 हो चुके हैं और जरूरी था कि यहां पर आए। एक बार फिर अगर मौका लगा तो एक बार पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ चलेंगे, लेकिन एक क्लैशेस जिसकी बात यहां पर की जा रही है कि यहां पर
एक क्लैश हो सकता है और कहीं ना कहीं जहां आप डिवाइड करेंगे तो वहां पर तो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा कोर्ट में दिया गया कि जो व्यक्ति ट्रेन में भीड़ के दौरान ट्रेन में सवार हो जाता है और पीछे वाले को आने नहीं देता, तो यहां पर किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं डॉक्टर संजय? देखिए, पंजाब सरकार अनुसूचित जाति को लेकर के 2006 से लगातार सुप्रीम कोर्ट में वो जा रही थी कि क्या जो हमारा जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उसमें सब कैटेगरी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। 2004 में 5 जजेस का बेंच था, उन्होंने साफ खारिज कर दिया। ये लगातार जा रहे थे। आज 7 जजेस का बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि कहीं से भी अभी जो सारिका जी कह रही हैं कि जो आर्टिकल 15, 16 और 341 जिनकी वो बात कर रही थी कि राष्ट्रपति जी ही चिन्हित करके बता सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट में कौन आएंगे, ये कहीं से भी उसका उल्लंघन नहीं है। और जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जब ओबीसी में क्रीमी लेयर को चिन्हित किया जा सकता है तो आखिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में क्यों नहीं? आरक्षण का प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब लिखा 1949 में, तो उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक पिछड़ेपन को दूर किए बिना, शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर किए बिना हम राजनीतिक ताकत नहीं दे सकते। आज जो बहस का विषय था, पंजाब सरकार जो प्ली ले रही थी वो यही प्ली ले रही थी कि क्या हम उसको सब कैटेगरी में बांट करके जो उसमें भी उपेक्षित हैं, जो उनको अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार से अगर वो वंचित रह गए हैं तो क्या उनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए? अगर 1263 शेड्यूल कास्ट की जातियां जो मेरी जानकारी है अभी तक देश में चिन्हित है, राज्य सरकार कोई जरूरी नहीं है कि बिहार में जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं वो मध्य प्रदेश में भी शेड्यूल कास्ट में आ जाए, ये राज्य सरकार अधिसूचित करती है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अगर उनको लगता है, उनके पास साइंटिफिक डेटा है, अगर उनके पास सर्वे का रिपोर्ट है और 1 या 2 जातियां या 3 जातियां लगातार इसका 15% का लाभ लेते जा रही है या 7.5% का लाभ लेते जा रही है, तो आप चिन्हित करके आप इसको सब कैटेगरी में बांट सकते हैं और सब कैटेगरी में बांट करके उनको भी आप मुख्य धारा में ला सकते हैं। अब उनको मुख्य धारा में लाने की वजह से कहां विभाजन हो जाएगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर सर, यहाँ पर एक सवाल मेरा भी है कि यहाँ तो सिर्फ जातियों की बात चल रही है, वैसे लोगों की बात चल रही है जो कि बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, उनको ऊपर उठाने की बात। ये तो कोई चावल नहीं है कि एक दाना निकाला और उससे देख लिया कि ये पक गया तो सारे पक गए हैं। तो एक सवाल तो यहाँ सारिका पासवान का जायज बनता है। नहीं, सारिका पासवान जी जो कह रही हैं वो कह रही हैं कि ठीक है, जिनको की लाभ मिल चुका, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ गए, लेकिन उसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में अगर कोई जातियां पिछड़ गई, जिनको मैं कभी समय मिलेगा मैं रोहिणी आयोग को समझा दूंगा, उसकी रिपोर्ट लीक हुई थी, उसमें 1027 ऐसी ओबीसी की जातियां हैं जिनको आज तक रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, और 25% वैसे लोग रहे जो पूरा रिजर्वेशन का लाभ ले गए। आज सुप्रीम कोर्ट यही बहस का विषय था, इसीलिए 2004 के फैसले को पलटा गया और तमिलनाडु और पंजाब की सरकार जो लगातार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा रही थी, आज उनके पक्ष में यह फैसला सुनाया गया। मैं कहता हूं कि अगर कोई जातियां छूट रही है, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जो रिजर्वेशन संविधान में आपको मिला हुआ है, वो सरकारी नौकरी से लेकर के शैक्षणिक संस्थाओं में, मैं कह रहा हूं कि अगर उनको सरकार चिन्हित करती है, ये अधिकार अगर राज्य सरकार को मिला है कि राज्य सरकार, और इसके बाद भी राज्य सरकार भी अगर भेदभाव करती है तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू में आपको जाना पड़ेगा। अगर कोई पीआईएल दायर करता है तो जुडिशियल रिव्यू में दायर करेगा कि क्या कोई राजनीतिक मंशा से या कोई और मंशा से, ये वोट के मंशा से इन्होंने एक जाति को तो इसका लाभ दे दिया और बाकी का शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को छोड़ दिया। इसके लिए जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के बेंच ने, जिसमें 3 लोगों ने, चीफ जस्टिस ने, वो गवई साहब ने और उसके बाद एक जो जस्टिस विक्रम नाथ ने, 3 लोगों ने अगर इस पर मुहर लगाई
कि हाँ ये सर्वे रिपोर्ट में है। सारिका पासवान जी को पता होगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो छूट गई हैं, जिनको न सामाजिक उत्थान हो पाया न शैक्षणिक उत्थान हो पाया। क्या उनको छोड़ ही दिया जाए, या उनके लिए अगर ये बात किया गया कि जो लोग इसका लाभ ले चुके हैं तो उनको लाभ से वंचित कहां किया जा रहा है। लेकिन फिर सर सवाल है कि फिर वही है कि फिर तो गिनती होनी चाहिए ना, फिर तो तरीके से गिनती होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए। और जो कोर्ट ने कहा है कि आप अपने स्तर से जो है हाँ सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही ऐसा को, तो ये तो मांगे की जा रही है। प्रोफेसर विनीत सिंह को जरा मौका देते हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह, क्या होना है जरा ये बताइए। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर होगा, बड़ी ईमानदारी से होगा, ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये सारी चीजें सर्वे हो रही थी, जातीय गणना हो रही थी बिहार में, तो उस समय भी कई शिकायतें ऐसी मिली कि हमारे यहाँ तो पहुंचे ही नहीं। तो ऐसे में पता कैसे चल पाएगा? ईमानदारी की बात तो छोड़ दीजिए। प्रोफेसर विवेक भाई, जब भी कोई सर्वे या सेंसस होता है तो कम से कम 5% हम लोग एरर लेके चलते हैं। उसको सैंपलिंग एरर कहा जाता है रिसर्च की भाषा में। लेकिन आप ये बताइए कि 10 साल में एनडीए की सरकार में ऐसी कौन सी जाति छोड़ी है हमारे सरकार ने जिसका समावेशी विकास के लिए हमने कोशिश नहीं किया है। ये जो सेंसस कराना, सर्वे और सेंसस में फर्क है। सेंसस कराना केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, जो कि 2020 में कोरोना के कारण नहीं हो सका, लेकिन आने वाले किसी भी समय में हो सकता है। उसमें सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं, उस समय आप बात करें। चलिए, तो यही मांग बाकी पार्टियों की भी है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस हो चाहे आज। हाँ विवेक जी, एक सेकंड का मैं वक्त लेना चाहूंगी विवेक जी। हाँ बिल्कुल। विवेक जी, मैं मानती हूं कि ये फैसला जो है ना वो दो धारी तलवार के समान है। वो चले चाहे किधर से भी, कटे तो आखिर दलित और आदिवासी ही जाएंगे। तो मुझे लगता है मैं आपके लाइव डिबेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि पुनः इस पर विचार किया जाए, और करना ही है तो सबसे पहले देशव्यापी जाति आधारित गणना की जाए, ताकि सही मायने में एक डेटा सरकार के पास हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।